हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के आईबीपीएस और आरबीपीओ क्लर्क बेस्ड ऑन आईबीपीएस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न टॉप 40 क्वेश्चंस। लगातार हम लोग बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में इन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मदद मिलेगी और 40 क्वेश्चन वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बेस्ट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कंप्यूटर में लैंग्वेज को बदल देते हैं और अगर लैंग्वेज बदल देंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप फंसे नहीं, इसीलिए लगातार यहां पर तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि एक बार कॉन्सेप्ट वाइज कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से बिल्कुल डिटेल में, फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, अगर इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। ये लाइव कोर्स स्टार्ट हो गया था 15 मार्च 2024 से, जो अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। वैलिडिटी है इसकी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ये कोर्स लेटेस्ट पैटर्न पर ही बेस्ड है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोज मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस अब आपको मिलेंगे, लाइव तो ओवर हो गया है, पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगी। एक दिन में कोशिश करिएगा 5-6 लेक्चर्स को आप फिनिश कर पाएं, ताकि आपके पास में टाइम बचे, सो दैट यू कैन ऑल्सो रिवाइज विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ की मदद से यहां पर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करें सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से, और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो शॉर्टकट की है उसे क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट करने का मतलब दोबारा से बूट करना, और दोबारा से बूटिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तो एक तरीके से रीस्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो वार्म बूटिंग ही कहलाता है। रीस्टार्ट की शॉर्टकट की बताइए या वार्म बूट करने की शॉर्टकट की बताइए। आंसर क्या होगा? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये होगा करेक्ट जवाब। यानी कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का मतलब ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट मिले तो यह भी गलत नहीं होगा। यानी ऑल्ट को पहले बोल दे या कंट्रोल को पहले बोल दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि आपको इन 3 कीज को साथ में दबाना है, कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। क्या सर विंडोज 10 और 11 में भी कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट की मदद से रीस्टार्ट होगा? जी नहीं, विंडोज 10 और 11 में कहानी अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट होता है, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, आंसर यही होता है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि अगर विंडोज 10 और 11 क्वेश्चन में दिया हो, जो कि दे भी चुके हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या होगा जरा देखिएगा। विंडोज 10 और 11 में अगर हम कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट करते हैं तो क्या होगा? कंप्यूटर लॉक हो जाएगा आपका, लॉक कर सकते हैं। स्विच यूजर, अलग अलग यूजर में कंप्यूटर में आप स्विच कर सकते हैं, एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं, या टास्क मैनेजर पर जा सकते हैं। टास्क मैनेजर में जाने की शॉर्टकट की पूछी जाती है और यहां पर आंसर बनेगा कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। विंडोज 10 और 11 के केस में लॉक भी कर सकते हैं, स्विच यूजर भी कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज और टास्क मैनेजर,
इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं विंडोज 10 और 11 में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की मदद से। लेकिन क्या यहां पर रीस्टार्ट दिया है? नहीं। इसका मतलब विंडोज 10 और 11 में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की मदद से आप रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो करेंगे कैसे फिर? 10 और 11 में रीस्टार्ट करने के लिए ऑल्ट F4 शॉर्टकट की है। विंडोज 10 या विंडोज 11 में ऑल्ट F4 की मदद से क्या क्या हो सकता है? स्विच यूजर आप कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की मदद से भी कर सकते हैं और ऑल्ट F4 की मदद से भी कर सकते हैं। साइन आउट अगर आपको करना है तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, है ना, इसकी मदद से भी आप साइन आउट कर सकते हैं या ऑल्ट F4 की मदद से भी साइन आउट कर सकते हैं। शटडाउन अगर आपको करना है तो इसके लिए ऑल्ट F4 ही प्रेस करना होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शटडाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F4। लेकिन अगर विंडोज 10 और 11 में आपको रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट काम नहीं करेगी, इसके लिए ऑल्ट F4 ही प्रेस करना होगा। तो चाहे आपको शटडाउन करना है या रीस्टार्ट, इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट F4। बाकी स्विच और साइन आउट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट भी यूज कर सकते हैं या ऑल्ट F4 भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर बनेगा क्योंकि जो लेटेस्ट विंडोज है वो आपकी कौन सी है? विंडोज 11 है। यस, नेक्स्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होगा आंसर? कह रहा है यह वह प्रक्रिया है जो टेक्स्ट की एक छवि को मशीन पठनीय टेक्स्ट प्रारूप में परिवर्तित करती है। इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? MICR, BCR, बोथ ऑफ दीज, OCR या मल्टीप्लेक्सर? करेक्ट जवाब होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मेन काम क्या होता है? इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का या इमेज को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। जैसे आपके पास मार्कशीट है और उस मार्कशीट में अगर आपको कोई बदलाव करना है तो क्या पॉसिबल है? जी हां, OCR सॉफ्टवेयर की मदद से यह बदलाव आप कर सकते हैं। या कोई बस का टिकट है या रेल का टिकट है, क्या उसमें डेट आप चेंज कर सकते हैं या कोई बदलाव कर सकते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेकिन करिएगा नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट। MS-DOS सपोर्ट फाइल नेम अप टू डैश कैरेक्टर्स इन लेंथ। माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, जो कि कैसा है? CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कंसोल यूजर बेस या कमांड यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कितने वर्ण तक फाइल नाम का समर्थन करता है? कितने कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है फाइल नेम में? 8 कैरेक्टर्स को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, दैट इज 8 कैरेक्टर्स। तो MS-DOS के केस में याद रखिएगा आंसर क्या होगा? 8 कैरेक्टर। या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 8 कैरेक्टर्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल नेम सपोर्ट करता है तो आंसर हो जाएगा MS-DOS। नेक्स्ट। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? आसान सा क्वेश्चन। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए बना है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? बिल्कुल सही आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर की जब भी बात की जाएगी, CPU का एडवांस्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर जिस जनरेशन को बिलोंग करता है वो है फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में KBS, किप्स, रोबोटिक्स। ऐसे कंप्यूटर्स को फिफ्थ जनरेशन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिफ्थ जनरेशन में रखा जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट। IBM 1620, IBM का 1620,
IBM का 7094, CDC 1604, CDC 3600 बिलोंग्स टू विच कंप्यूटर जनरेशन? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या है? IBM 1620, IBM का 7094 या CDC 1604 या CDC 3600 किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? सेकेंड जनरेशन। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स किस जनरेशन में यूज हुए? सेकेंड जनरेशन में, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट, विच कंपनी इज निकनेम्ड बिग ब्लू? किस कंपनी का उपनाम बिग ब्लू है? किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज कॉल्ड बिग ब्लू, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज डैश एक्सेस मेमोरी। कह रहा है जो कैश मेमोरी होती है ये किस प्रकार की एक्सेस मेमोरी है? बताइए। सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, शॉर्ट एक्सेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? कैश मेमोरी में डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो कहीं से भी कर लेते हैं, और कहीं से भी करने का मतलब रैंडम एक्सेस प्रकार की मेमोरी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रैंडम एक्सेस। क्लियर है? कैशे मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा को जो बार बार यूज हो रहा है डेटा, उसको स्टोर कर लेती है कैशे मेमोरी। वो डेटा जिसका यूजर बार बार यूज कर रहा है, जैसे कोई फाइल है, अगर आप डेली बेसिस पर उसको ओपन करते हैं तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फाइल आपकी हार्ड डिस्क से उठकर कहाँ जाती है? कैशे मेमोरी में। और अगर कैशे मेमोरी में डेटा अवेलेबल है इसका मतलब हिट है, और अगर कैशे मेमोरी में डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब मिस है। तो हिट और मिस का कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल या विच मैकेनिज्म? तो आंसर होगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करती है। प्रीवियस सेशन में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट, विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल? वायरस जीवन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? बताइए। स्टार्ट, डोरमेंट, ट्रिगरिंग, एग्जीक्यूशन या ऑल ऑफ दिस? हम जानते हैं कि अगर बात करें वायरस के लाइफ साइकिल की, तो वायरस के लाइफ साइकिल में डोरमेंट स्टेज होती है, ट्रिगर भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होता है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता। तो फर्स्ट हो जाएगा नॉट इंक्लूडेड, यानी करेक्ट आंसर। स्टार्ट वाली कोई स्टेज नहीं होती। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वायरस में कितनी स्टेजेस होती हैं? सबसे पहले डोरमेंट फेज। डोरमेंट का मतलब जिसमें वायरस आइडल होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता। तो वायरस इज आइडल, खाली रहता है, इसे बोलते हैं डोरमेंट फेज। प्रोपोगेशन फेज, इसमें वायरस अपनी कॉपीज क्रिएट करना शुरू करता है, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन फेज। ट्रिगरिंग फेज, इस फेज में ये फाइल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। द वायरस इज एक्टिवेटेड टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट वॉज इंटेंडेड, जिसके लिए उसको बनाया गया वो काम करना वो शुरू करेगा ट्रिगरिंग फेज में। और आखिरी में होता है एग्जीक्यूशन फेज। द वायरस फंक्शन इज परफॉर्म्ड। एग्जीक्यूशन का मतलब जो काम वो करने के लिए आया था वो काम परफॉर्म हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। डोरमेंट, प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि वायरस की कुल कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस। पहली स्टेज का नाम बताइए, डोरमेंट। दूसरी स्टेज का नाम बताइए, प्रोपोगेशन। तीसरी स्टेज का नाम बताइए, ट्रिगरिंग। और चौथी स्टेज का नाम बताइए। तो आंसर होगा एग्जीक्यूशन फेज। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट जूम लेवल इन MS वर्ड इज? MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जूम स्तर क्या होगा? MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, किसी में भी अगर बाय डिफॉल्ट पूछें तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज 100
100%। बाय डिफॉल्ट जो जूम का लेवल है वो सभी प्लेटफॉर्म्स में 100% है, 100% है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछें कि MS वर्ड में मिनिमम कितना है 10%, मैक्सिमम कितना है 400%, किसमें एक्सेल और पावर पॉइंट के केस में, लेकिन MS वर्ड के केस में जो मैक्सिमम है वो कितना है 500%। तो MS वर्ड में डिफॉल्ट आपका 100%, मिनिमम आपका 10% और मैक्सिमम आपका 500% होगा। लेकिन एक्सेल और पावर पॉइंट के केस में डिफॉल्ट और मिनिमम तो सेम है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम के केस में कितना हो जाएगा 400%। कब? जब एक्सेल की बात करें या पावर पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम 400%, जबकि MS वर्ड के केस में मैक्सिमम 500% बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फॉन्ट इन MS वर्ड? बताइए, MS वर्ड में फॉन्ट बदलने की शॉर्टकट की क्या है? हम जानते हैं MS वर्ड में अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या फॉन्ट के साइज, फेस, कलर इनको बदलना है तो कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। लेकिन कंट्रोल डी का प्रयोग भी कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये भी करेक्ट है, या कंट्रोल डी दिया होता तो वो भी करेक्ट होता, क्योंकि इसी की मदद से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें फॉन्ट के नाम को, फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट के साइज को या फॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड द सम ऑफ सेल्स A1, A2, A3, A4? ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, आसान भी है। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सेल A1, A2, A3, A4 का योग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सम फाइंड करना है A1 से लेकर A4 तक, क्या करेंगे? इक्वल्स टू सम A1 से लेकर A4 यानी रेंज, और रेंज को किससे डिनोट करते हैं? कॉलन से। तो इज इक्वल्स टू सम A1 कॉलन A4 यानी 4 तो हो जाएगा करेक्ट जवाब। फिर से देख लो, इक्वल्स टू सम से पहले या किसी फॉर्मूले से पहले हम किसका यूज करते हैं? इक्वल्स टू का। फॉर्मूला यहां पर क्या लगेगा आपका? सम फॉर्मूला। A1 से लेकर कहां तक? A4 तक। नेक्स्ट, लेट्स से दैट कंटेंट A1, A2, B1, B2 आर 0, 0, A0 respectively. What will be the output of count A1 colon B2? Very famous question again. मान लीजिए कि सामग्री A1, A2, B1, B2 क्रमशः 0, 0, A0 है, यानी A1 का मान 0 है, A2 का मान 0 है, B1 का मान A है और B2 सेल में 0 है। इसका आउटपुट क्या होगा? बराबर काउंट A1 कॉलन B2। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट वाला तो इसकी वैल्यू क्या होगी? काउंट क्या करेगा? सेल्स को काउंट करेगा। A1, A2, B1, B2 इन सेल्स को काउंट करेगा, लेकिन जिसमें नंबर होगा उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर है। यहां पर नंबर किस किस में है? 0, 0, 0, यानी A1 में 0 है, A2 में 0 है और B2 में 0 है। तो ये काउंट फंक्शन किस पर अप्लाई होगा? A1, A2 और B2 पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी सेल? 3 सेल्स को ये काउंट करेगा और आंसर दे देगा, दैट इज 3। समझ में आया? ए तो अल्फाबेट है, इसको तो काउंट करेगा नहीं, क्योंकि काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स को काउंट करता है। और नंबर्स आपकी कितनी सेल में है? 3 सेल में, 0, 0 और 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल? बताइए, MS एक्सेल का कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? एड्रेस के लिए किसका यूज होगा? नेम बॉक्स का, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एक्सेल के केस में जो सेल का नेम बॉक्स होता है ये क्या दिखाता है? सेल के एड्रेस को। जैसे पहला सेल क्या है? A1, तो ये A1 कहां शो होगा?
जिस जगह पर शो होगा दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स के बगल में क्या दिया हुआ है, फंक्शन बार है ना, या फॉर्मूला बार आप इसको बोलते हैं। तो यहां पर तो आपका कंटेंट शो होता है फॉर्मूला बार में, लेकिन एड्रेस जहां शो होगा दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेक्स्ट, मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड लोअर केस एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर अपर केस इज कॉल्ड। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को लोअर केस में और शेष अक्षरों को अपर केस में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, जो पहला लेटर है वो किस में होगा, लोअर केस में यानी स्मॉल में, और बाकी जो लेटर्स होंगे वो किस में होंगे, अपर केस में। तो ये किसको शो कर रहा है, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस। सही जवाब है टॉगल केस। टॉगल केस की जब भी बात करते हैं तो ये इस तरीके से लिखा होता है, जहां टी क्या है स्मॉल, ओ डबल जी एल ई क्या है कैपिटल में अपर केस में, सी क्या है लोअर केस में, और ए एस ई केस में ए एस ई क्या है अपर केस में। क्या हम जनरल लाइफ में ऐसे लिखते हैं, नहीं, कभी नहीं, है ना। लेकिन ये केस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड टॉगल केस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गूगल बॉट यूट्यूब इन विच ईयर। गूगल ने यूट्यूब को किस वर्ष में खरीदा था, बताइए, फेमस क्वेश्चन। यूट्यूब क्या है, दूसरा सबसे पावरफुल सर्च इंजन। सबसे पहला सर्च इंजन जो बहुत फेमस है वो तो गूगल बाबा है, गूगल है, लेकिन यूट्यूब सेकंड फेमस सर्च इंजन है, और ये भी किस कंपनी का है, गूगल कंपनी का। वीडियोस आपको अगर सर्च करनी होती हैं तो किस पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे। यस, तो गूगल ने यूट्यूब खरीदा किस ईयर में, 2006 में, और कितने अमाउंट में खरीदा ये भी इंपॉर्टेंट है, 1.65 बिलियन डॉलर में। कितने में, 1.65 बिलियन डॉलर में। नेक्स्ट, सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना इज। चाइना का, चीन का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन क्या है, बताइए। बेडू, बिंग, गूगल, याहू या नन ऑफ दिस। तो चाइना का सबसे फेमस सर्च इंजन है दैट इज बेडू, BAIDU। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, और चाइना का सबसे फेमस क्या है दोस्तों, बेडू है। क्लियर है। अब जरा एक बार ये नजर डालिए कि किस कंपनी के सर्च इंजन कौन से हैं। अगर पहला सर्च इंजन पूछा जाए तो आंसर होगा आर्ची। आर्ची इज दी फर्स्ट सर्च इंजन। लेकिन अगर रशिया का सर्च इंजन पूछा जाए, येंडेक्स। माइक्रोसॉफ्ट का पूछा जाए, बिंग। जेरी यांग एंड डेविड फिलो के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन, याहू। प्राइवेट सर्च इंजन, डकडगो, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। चाइना का बेडू, अमेरिका का अगेन गूगल, साउथ कोरिया का नेवर, जर्मनी का इकोशिया। जो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज से रिलेटेड है, कि जितने ट्रीज लगेंगे है ना उतना ही इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा। तो इकोशिया ने क्या किया, एक मुहिम चलाई कि जितना भी प्रॉफिट होगा इनको सर्च इंजन से, उस पैसे से ट्रीज को लगाया जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या जो वातावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया, तो दैट इज कॉल्ड इकोशिया। कि इससे जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, जो भी अर्निंग होगी, वो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज या ग्रीनरी पर सर्च या स्पेंड किया जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया। बैच प्रोसेसिंग का मतलब एक एक करके टास्क को करना, बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब तुरंत करना, लेकिन एक साथ बैचेस में करना, दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। और ये फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है, यानी आंसर बनेगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। कौन सी जनरेशन है ये, बिल्कुल सही,
अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम के साथ में किसका यूज होता है? 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, यानी 4 बज गए, 4 बज गए, बज गए का मतलब टाइम, कितना बज गया? 4। तो टाइम का मतलब क्या होगा? 4th जनरेशन। कभी भी टाइम शेयरिंग, रियल टाइम जैसे टर्म, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी बात की जाए तो आंसर क्या होगा? 4th जनरेशन। ठीक, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को डेवलप या रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है, उत्पादन में मदद करता है? क्या होगा आंसर? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑल ऑफ दीज? बताइए। हम जानते हैं सबसे बेस्ट जो प्रिंटर है वो कौन सा है? दैट इज लेजर प्रिंटर। लेकिन लेजर प्रिंटर का भी बढ़िया पार्ट दैट इज कॉल्ड प्लॉटर, जिसकी मदद से बैनर्स को डेवलप किया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्लॉटर। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3 प्लॉटर। प्लॉटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? उसी में जिसमें आपके लेजर प्रिंटर की स्पीड, थर्मल प्रिंटर की स्पीड या इंकजेट प्रिंटर की स्पीड को नापा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पीपीएम, पेजेस पर मिनट, प्लॉटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? यानी शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का मतलब फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट के केस में आंसर क्या बनेगा? रजिस्टर। क्या रजिस्टर दिया है? नहीं। रजिस्टर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? कैशे मेमोरी। क्या कैशे गिवन है? हां, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। लेकिन अगर कैशे भी गिवन नहीं होता और रजिस्टर भी नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन अगर रैम भी नहीं होता तो आंसर हो जाता प्राइमरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी भी नहीं होता तो आंसर हो जाता मेन मेमोरी। और अगर कुछ भी नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी नहीं होता। नेक्स्ट, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? बताइए। वह वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हटा देता है उसे क्या बोलते हैं? वानाक्राई, आई लव यू, रेट्रोवायरस, बूट सेक्टर वायरस या रूटकिट? वो वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट करता है उसे बोलते हैं रेट्रोवायरस, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वानाक्राई क्या है? रैंसमवेयर है। आई लव यू क्या है? ट्रोजन हॉर्स है। बूट सेक्टर वायरस क्या है? ब्रेन, पहला बूट सेक्टर वायरस जो कंप्यूटर को बूट होने से रोके वो बूट सेक्टर वायरस। लेकिन जो एंटीवायरस को ही डिलीट कर दे दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। नेक्स्ट, व्हाट अलाउ यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर? जो आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति दे, जो आपके पेपर के दोनों साइड प्रिंट करने की अनुमति दे, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूजर, डुप्लेक्सर, टोनर, पेपर स्वैपिंग यूनिट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज डुप्लेक्सर। पेपर के दोनों तरफ प्रिंट करने के फंक्शनैलिटी, मैकेनिज्म या टेक्निक को डुप्लेक्सर के नाम से बोलते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं जनरली? ताकि पेपर की वेस्टेज कम हो पाए। अगर दोनों तरफ हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या वो बुक की तरफ तरीके से होगा और क्या पेपर कम यूटिलाइज होगा? जी हां, दैट फीचर इज कॉल्ड डुप्लेक्सर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दीज अटैक टाइप्स। लॉकी, बैड रैबिट, टेस्ला क्रिप्ट, नॉट पेटिया या वानाक्राई? कह रहा है इन आक्रमण प्रकारों को पहचानें। ये किसके अंतर्गत आते हैं? लोकी, बैड रैबिट, टेस्ला स्क्रिप्ट, नॉट पेटिया या वानाक्राई? दीज आर कॉल्ड रैंसमवेयर, जो आपके फाइल्स या फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देते हैं और इनक्रिप्ट करने पर पैसे की डिमांड करते हैं, रकम मांगते हैं। ऐसे मैलवेयर को रैंसमवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। रैंसम का मतलब रिश्वत, तो जो रिश्वत, जो अमाउंट, जो मनी की डिमांड करे और आपके फाइल्स और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर दे, लॉक कर दे, ऐसे वायरस, ऐसे
मेलवेयर अटैक को बोलते हैं रैंसमवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्ट इंटरेक्ट विद सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस सीधे सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती है? टर्शरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर बनेगा रैम। सीपीयू के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी वो क्या होगी? रैम। रैम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्या सेमीकंडक्टर मेमोरी दिया है? नहीं। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। क्या प्राइमरी मेमोरी दिया है? हां। प्राइमरी स्टोरेज कहें या प्राइमरी मेमोरी कहें या मेन मेमोरी कहें, बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर इज प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू आईओटी हाउ अ सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द डेटा? आईओटी के संदर्भ में, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के संदर्भ में कोई सिस्टम डेटा से कैसे जुड़ा है? कंप्यूटर यानी सिस्टम जो डिवाइसेस हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं? इंट्रानेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से, क्लाउड की मदद से, एक्स्ट्रानेट की मदद से या ऑल ऑफ दीज? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है? क्लाउड, क्योंकि डेटा कहां पर स्टोर होगा? क्लाउड में। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्लाउड इज द राइट आंसर। तो आईओटी के केस में अगर क्लाउड दिख जाए तो आंसर हमेशा क्लाउड होता है, क्योंकि डेटा कहां पर स्टोर होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग पे। आईओटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया? केविन एस्टॉन के द्वारा आईओटी नामक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। याद रखिएगा, द पर्सन इज केविन एस्टॉन। नेक्स्ट, इन विच मेमोरी द स्पीड ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन इज सेम? किस मेमोरी में पढ़ने और लिखने की क्रिया की गति समान होती है? रीड और राइट करने की फंक्शनैलिटी किस मेमोरी में अवेलेबल है? रैम में। और रीड और राइट करने की स्पीड किसमें सेम है? रैम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कितने प्रकार की होती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। 3 प्रकार। स्टैटिक रैम कौन सी रैम? जिसकी मदद से कैश मेमोरी बनाते हैं। डायनेमिक रैम कौन सी रैम? जो हमारे कंप्यूटर्स में यूज होती है। और एसडी रैम जो क्लॉक के साथ में सिंक होती है, जो सीमॉस बैटरी के साथ में सिंक होती है, दैट इज कॉल्ड एसडी रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जो डायनेमिक रैम का ही एक एडवांस फॉर्म है एसडी रैम। और डायनेमिक रैम फर्दर कितने में डिवाइडेड है? DDR1, डबल डेटा रेट 1, DDR2, डबल डेटा रेट 2, DDR3, डबल डेटा रेट 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, डैश इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा विकसित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, नाम बताइए। मीट, स्काइप, टीम, LYNC लिंक या नन ऑफ दीज? गूगल का बहुत फेमस, दैट इज कॉल्ड गूगल मीट, विच इज वेरी वेरी फेमस वन। गूगल का मीट है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप है। और माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप का लेटेस्ट वर्जन क्या है? टीम। तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में स्काइप भी सही है और टीम भी सही है ना? ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं। लेकिन गूगल का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो क्या है? दैट इज मीट, गूगल मीट। नेक्स्ट, इफ यू चेंज विंडोज 10 टू विंडोज 11 यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। अगर आप विंडोज 10 से विंडोज 11 में बदल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप वास्तव में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? अपलोडिंग, अपस्टार्ट, अपग्रेड, अपडेट या पैच? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलना 10 था और 11 में करना, यानी अपग्रेडिंग का यूज करें, आप अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन विंडोज 10 के ही आगे वाले वर्जन्स में अगर आप चेंज करें, या विंडोज 11.1, 11.2, 11.3 इनमें अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट सेल्फ वर्जन में ही होगा, उसी वर्जन में होगा, लेकिन अपग्रेड नए वर्जन में होगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 365
टू क्लोज द करंट वर्कबुक। MS एक्सेल 365 में वर्तमान कार्य पुस्तिका को बंद करने के लिए, वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं, है ना, ये बात तो आप जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। और शॉर्टकट की क्या होगी वर्कबुक को बंद करने की? बाय डिफॉल्ट जो वर्कबुक का नाम होता है वो होता है बुक 1 के नाम से। और क्लोज करने के लिए वर्कबुक को जो शॉर्टकट की यूज होगी दैट इज Ctrl+W, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। करके देखिए, एक्सेल शीट को ओपन करिए, जो आपकी वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी, है ना, जिसपे बुक 1 लिखा होगा। Ctrl+W करेंगे तो क्या होगा? उसकी विंडो बंद हो जाएगी, यानी एक्सेल शीट बंद नहीं होगी। एक्सेल शीट को अगर पूरी एक्सेल शीट बंद करनी है, फाइल को बंद करना है, तो Alt F4 प्रेस करिए। अगर पूरे के पूरे एक्सेल सॉफ्टवेयर को ही बंद करना है तो Alt F4 दबाइए। लेकिन अगर करंट वर्कबुक को बंद करना है, सिर्फ उसकी विंडो को बंद करना है, तो क्या करेंगे? Ctrl+W का यूज करेंगे। तो एक्सेल फाइल आपकी खुली रहेगी, लेकिन जो सामने वाली आपकी वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी, है ना, वो आपकी कैसी हो जाएगी? ब्लैंक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड Ctrl+W। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम? कितने उपयोगकर्ता एक ही समय में एक्सेल फाइल को खोल सकते हैं? अगर आपने एक्सेल फाइल को शेयर किया तो कितने पर्सन्स एक साथ एक्सेल फाइल पर काम कर सकते हैं? लेटेस्ट वर्जन में 256, 256 यूजर, यानी 3rd इज द राइट आंसर। और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश इज द डिफॉल्ट कमांड लाइन ऐप इंटरप्रेटर फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफॉल्ट कमांड लाइन दुभाषिया क्या है? क्या हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड के द्वारा भी काम कर सकते हैं? जी हां। और अगर कमांड लिखकर हम काम कर सकते हैं, जैसे आईपी एड्रेस देखना है, आईपी कॉन्फिग कमांड। अगर हमें मैक एड्रेस देखना है, गेट मैक कमांड की मदद से, है ना, तो इसका मतलब हम विंडोज पर भी कमांड के बेसिस पर काम कर सकते हैं। और इसके लिए किसका यूज करना होगा? कमांड प्रॉम्प्ट का। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे आप? विंडोज आर प्रेस करिए, रन ओपन होगा, उसके ऊपर CMD लिखिए। CMD का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, दैट इज कॉल्ड अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। बताइए, डैश CPU में उपयोग किया जाने वाला एक उच्च गति उपकरण है जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कह रहा है हाई स्पीड है, CPU के अंदर है, यूज्ड इन CPU। इन CPU का मतलब CPU के अंदर, और CPU के अंदर क्या यूज होता है? बिल्कुल सही, रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी इज इनसाइड द CPU। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 5, दैट इज रजिस्टर। क्या ये टेम्परेरी मेमोरी है? हाँ, रजिस्टर, कैशे, रैम, बफर, ये सब आपकी टेम्परेरी मेमोरी में ही काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ MS एक्सेल फंक्शन बराबर सीलिंग 40,3। MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? बराबर सीलिंग 40,3 के केस में। सीलिंग के केस में क्या होता है, या फ्लोर के केस में क्या होता है? या तो वैल्यू डिविजिबल होनी चाहिए पूरी, तो वो आंसर हो जाएगा, या फिर सीलिंग के केस में ग्रेटर वाली वैल्यू और फ्लोर के केस में लेस वाली वैल्यू। तो 3 की टेबल आपको पढ़नी है और 40 में क्या डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब 40 से ज्यादा वाली वैल्यू को आप लेंगे। तो 3 की टेबल आपने पढ़नी शुरू करी, 3 × 13 दैट इज 39, कम है 40 से, तो 3 × 14 दैट इज 42, जो ज्यादा है 40 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? 42 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, यहां पर अगर सीलिंग की जगह पर फ्लोर दिया होता कि फ्लोर 40,3, तो आंसर क्या आ जाता? 39।
लेस वाली वैल्यू 40 से, तो 40 से लेस क्या होगा 39। इस केस में आंसर हो जाता फर्स्ट ऑप्शन। अगर फ्लोर पूछा जाता और सीलिंग के केस में क्या होगा 42 होगा। क्लियर। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन MS Excel 365 इज। MS Excel 365 में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण क्या होगा। हम जानते हैं एक्सेल में जितने भी टेक्स्ट हैं वो लेफ्ट अलाइन होते हैं और जितने भी नंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, टेक्स्ट इज ऑलवेज द लेफ्ट अलाइन, नंबर्स आर ऑलवेज द राइट अलाइन। नेक्स्ट, by default any new workbook you create in Excel 2021 will contain dash worksheet। बताइए, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 2021 में आपके द्वारा बनाई गई किसी भी नई वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होंगी, 3, 5, 1, 2 या नन ऑफ दीज। लेटेस्ट वाले वर्जन में आंसर क्या होगा 1 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट, तो करेक्ट आंसर होगा 1 वर्कशीट। लेकिन ये 1 वर्कशीट किस किस वर्जन में होगा। अगर 2016 की बात करें तो 1 वर्कशीट, 2019 की बात करें तो 1 वर्कशीट, 2021 की बात करें तो 1 वर्कशीट, 365 वाले वर्जन की बात करें तो 1 वर्कशीट, और बाकी कोई भी वर्जन अगर पूछें 2007 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट, 2010 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट, 2013 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट। लेकिन 2016 से लेकर और 365 तक किसी भी वर्जन पर बात करेंगे तो 1 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट आंसर बनेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट प्राइवेट सर्च इंजन हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया इन 2021। 2021 में भारत में विकसित किए गए पहले निजी सर्च इंजन का नाम बताइए, जो इंडिया में डेवलप किया गया और जो प्राइवेट भी था। क्या था आंसर इसका, दैट इज क्यू मामू, यानी 5th इज द करेक्ट वन। ये इंडिया में डेवलप किया गया 2021 में, सर्च इंजन है इंडिया का और प्राइवेट भी है, यानी हमारी सर्च हिस्ट्री को प्राइवेट भी रखता है, दैट इज कॉल्ड क्यू मामू। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फॉर्मेट सेल इन एक्सेल। एक्सेल में सेल्स को फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर हमें एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करना है तो इसकी जो शॉर्टकट की यूज होगी वो होगी Ctrl+1। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे और कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे, क्या ओपन होगा, फॉर्मेट सेल का बॉक्स, जिसके द्वारा आप जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंट, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल या कस्टम में बदलाव कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट सेट कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं या प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं वाया फॉर्मेट सेल्स Ctrl+1। नेक्स्ट, अ डैश इज अ ब्लैंक डिस्क। कह रहा है ये खाली डिस्क है, दैट कैन बी रिटन वंस, जिसमें एक बार लिखा जा सकता है, एंड रीड आर्बिट्रेरली मैनी टाइम्स, और कई बार पढ़ा जा सकता है। जैसे आप मार्केट में गए और एक आपने सीडी या डीवीडी खरीदी जिसमें हीरोइन थी आपकी सोनम बाजवा। आपने कहा कि इसमें जो हीरोइन है वो सोनम बाजवा है, क्या इसको बदल के आलिया भट्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्लैंक थी और इसमें एक बार हमने मूवी को लिख दिया, अब इसमें हम बदल नहीं सकते। तो बदल नहीं सकते तो इसका मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो वो अपने आप की भी नहीं सुनती। इस प्रकार की डिस्क को क्या बोलते हैं, CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जो ब्लैंक थी, एक बार लिखा गया और फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। RW का मतलब जिसमें बार बार लिख सकते हैं, रीराइटेबल RW। ROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है वो रीड ओनली मेमोरी है। इसका मतलब जो मूवी आपकी बनी फाइनली वो रोम में कन्वर्ट हो गई, लेकिन मूवी बनाने से पहले जो मैन्युफैक्चरर था उसने कोई ब्लैंक डिस्क ली होगी,
उसमें मूवी को एंटर किया होगा, तो दैट इज कॉल्ड CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। लेकिन जब मूवी उसने डाल दी तो क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? नहीं। फिर वो किस नेचर की बन गई? रोम नेचर की, रीड ओनली मेमोरी के नाम से। समझ में आया? अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई ब्लैंक डिस्क घर में लेकर आते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद फिर उसमें कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सीडी को क्या बोलेंगे? CDR। लेकिन अगर आप मार्केट गए और कोई लिखी हुई सीडी या डीवीडी ले आए जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो दैट इज कॉल्ड CD-ROM, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है? क्लाउड का मतलब इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना, सर्वर पर डेटा को स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। जैसे एज्योर, Amazon, है ना, ये अपने सर्वर प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा आप उन पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वन ड्राइव, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों की तीनों आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला बराबर 256 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। कह रहे हैं निम्नलिखित MS Excel सूत्र का परिणाम क्या होगा? किस फॉर्मूले का? बराबर 256 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। कैसे करेंगे? सिंपली एक्सेल में कभी भी डिवाइड करने को कहा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले 256 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। बताओ, यानी कुछ इस प्रकार 256 को 8 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 32। 32 को 4 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 8। 8 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 4। तो करेक्ट आंसर इज 4, यानी ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट जवाब। बल्ले बल्ले, समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो होगी। जो पहले दिया है उसको पहले डिवाइड, फिर जो रिजल्ट फिर डिवाइड, रिजल्ट फिर डिवाइड। क्लियर है? आसान सा। नेक्स्ट, सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला इन MS Excel मीन। MS Excel में एक सूत्र में सेल एड्रेस $A4 का मतलब क्या है? हम जानते हैं अगर एक्सेल में डॉलर का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब फिट है बॉस। इसका मतलब कि सेल रेफरेंसिंग की बात हो रही है। सेल रेफरेंसिंग में ही तो डॉलर का प्रयोग करते हैं, और डॉलर का मतलब लॉक करना। रोज या कॉलम्स को लॉक करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं, है ना, ये आपको पता है। रो से पहले या कॉलम से पहले डॉलर का यूज करें तो इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मिक्स्ड कॉलम सेल रेफरेंस। ये ऊपर वाला केस होगा। $4 अगर होता तो ये हो जाता मिक्स्ड क्या? रो सेल रेफरेंस, क्योंकि हमने रो को लॉक किया तो रो सेल रेफरेंस, कॉलम को लॉक किया तो कॉलम सेल रेफरेंस। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रोज पर और एक कॉलम्स पर। तो $A4 भी सही है और $4 भी सही है, और ये दोनों ही मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया? लेकिन सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है ये अगर पूछा जाए तो आंसर होगा 3 प्रकार की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव जिसमें कोई भी डॉलर का यूज नहीं होगा, A1 रिलेटिव है। एब्सोल्यूट जिसमें $2 का यूज होगा, रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी, तो $A, $1 ये एब्सोल्यूट। और मिक्स्ड के केस में एक बार कॉलम को लॉक करेंगे $A1 और दूसरी बार रो को लॉक करेंगे $1, तो पहले वाला भी मिक्स्ड है और दूसरा वाला भी मिक्स्ड है। समझ में आया? तो ये है आपके सेल रेफरेंसिंग के टाइप। उम्मीद है
कि ये 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और परफॉर्मेंस भी आपने बढ़िया दी होगी। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, 40 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले लोगों और इस पहुंच से वंचित लोगों के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे क्या बोला जाता है? डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, ई इलिटरेसी, ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो जो कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते हैं और जो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनके बीच में जो अंतर है, दैट अंतर इज कॉल्ड व्हाट? बताइए क्या होगा आंसर। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर को बेसिक और एडवांस तक कवर करना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स को लेकर, और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स से। 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ, टॉपिक वाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज पीडीएफ, फुल कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉन्फिडेंस क्या डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है? क्वेश्चंस के लेवल समझ में आ रहे हैं? और अगर हां तो एक बार सेशन में बताइएगा जरूर कि सर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।